हेलो गाइस, वेलकम टू सॉफ्टटेक ट्यूबर। एंड आज की इस वीडियो में हम अपने जावा मेमोरी मैनेजमेंट सीरीज का फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, हाउ मेमोरी वर्क्स इन जावा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज जेवीएम, हाउ जेवीएम डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट एरियाज ऑफ मेमोरी फॉर अ जावा एप्लीकेशन। मतलब डिफरेंट एरियाज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जेवीएम के द्वारा हमारी जावा एप्लीकेशन के लिए। उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट मेमोरी एरियाज हमारे एक एप्लीकेशन के पास होते हैं, क्योंकि अभी तक मेजरली हमने सिर्फ हीप या स्टैक के बारे में सुना है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे बहुत से ऐसे मेमोरी एरियाज होते हैं जिनकी हमारी एप्लीकेशन को ज़रूरत होती है और जिन सभी को हमारा जेवीएम मैनेज करता है। तो वो सभी एरियाज हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम मेनली थ्योरी पार्ट की बात करेंगे। इसी वीडियो का एक नया पार्ट आएगा, पार्ट 2, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि कैसे मेमोरी हमारी मैनेज होती है एक एप्लीकेशन में, किस मेमोरी सेगमेंट को कितनी मेमोरी असाइन करता है जेवीएम, क्या उनकी इनिशियल डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, कैसे हम उन वैल्यूज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी अपना कैसे हम हीप का साइज़ बढ़ा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए, कैसे उस साइज़ को हम कम कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम कमांड्स के थ्रू लाइव एग्जांपल्स देखेंगे कि जब एक नया एप्लीकेशन हम रन करते हैं वो क्या हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ हमारा एप्लीकेशन रन होता है। ठीक है, और उसके साथ ही हम देखेंगे कि गार्बेज कलेक्शन हमारा कैसे वर्क करता है। ये हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, कितना फ्रिक्वेंटली हमारा गार्बेज कलेक्शन होता है और किस एरिया पे हमारा कितना मेमोरी कलेक्ट होता है, किस एरिया से। ये सब हम लाइव एग्जांपल्स के साथ देखेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट एरियाज इनसाइड ए हीप, क्योंकि हमने मोस्टली एक वेग आइडिया होता है हमें कि हमारे पास एक हीप मेमोरी होता है, लेकिन एक्चुअल में हमारे हीप मेमोरी के अंदर भी डिफरेंट एरियाज होते हैं। तो वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस मेमोरी एरिया का क्या रोल है और कितने हमारे एरियाज होते हैं हमारे हीप के अंदर। देन हम डिस्कस करेंगे ये परम जनरेशन और मेटा स्पेस क्या है। परम जनरेशन स्टैंड्स फॉर परमानेंट जनरेशन एंड देन वी हैव मेटा स्पेस। ये दोनों टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी हम अभी की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं हाउ मेमोरी वर्क्स इन जावा। तो इन जावा मेमोरी इज मैनेज्ड बाय जेवीएम, लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि हमारा जो जेवीएम होता है वो हमारा एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, सिस्टम स्पेसिफिक नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपके सिस्टम पे 4 एप्लीकेशंस रन कर रही हैं एक टाइम पे, तो इसका मतलब आपकी सिस्टम पे 4 जेवीएम रन कर रहे हैं। हर एक एप्लीकेशन के लिए यही डिफरेंट मेमोरी एरिया, जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, अलग से मैनेज होंगे। यानी अगर 4 एप्लीकेशन आपकी एक सिस्टम पे रन कर रही है तो 4 हीप एरिया बनेंगे, 4 उसके मेथड एरियाज बनेंगे। तो जो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, तो जेवीएम हमारा एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है, सिस्टम स्पेसिफिक नहीं होता। ओके, लेकिन जैसे हम जावा इंस्टॉल करते हैं सिस्टम पे, वो हमारा सिस्टम स्पेसिफिक होता है। मतलब सिस्टम स्पेसिफिक का कि पूरे सिस्टम के लिए एक हम जावा जेडीके किट इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जब हमारा जेवीएम रन होता है वो हर एप्लीकेशन के लिए अलग से रन होता है। और जैसे ही हमारी एप्लीकेशन एग्जिट होती है, टर्मिनेट होती है, हमारा जेवीएम भी उस एप्लीकेशन का टर्मिनेट हो जाता है। जितनी भी हम मेमोरी एलोकेट करते हैं उस एप्लीकेशन के लिए, सारी हमारी फ्री हो जाती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जेवीएम एलोकेट्स मेमोरी फॉर जावा प्रोग्राम्स, कि कैसे हमारा जेवीएम मेमोरी एलोकेट करता है हमारे जावा प्रोग्राम्स के लिए, किस एरिया को कितनी मेमोरी असाइन करता है। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। देन वी हैव जेवीएम मैनेजेस वेरियस मेमोरी एरियाज इंक्लूडिंग स्टैक एंड हीप। हमारे स्टैक एंड हीप को मिलाकर और उसके अलावा हमारे जो भी डिफरेंट मेमोरी एरियाज हैं वो कैसे मैनेज होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन तो गाइस, सबसे पहला हमारा मेमोरी एरिया आता है स्टैक। स्टैक में हमारे जितने भी लोकल वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस जो भी होते हैं वो सब स्टोर होते हैं। एंड स्टैक जो होता है हमारा, वो पर थ्रेड एक स्टैक होता है, यानी कि एक एप्लीकेशन के पास मल्टीपल स्टैक्स होते हैं। जितने हमारे जावा एप्लीकेशन में थ्रेड्स बनेंगे उतने ही हमारे स्टैक्स भी बनेंगे। तो ये थ्रेड स्पेसिफिक होता है।
उसके बाद हमारा आता है हीप एरिया। हीप एरिया होता है हमारा पूरी एप्लीकेशन का एक कॉमन एरिया, यानी पूरी एप्लीकेशन हमारे एक कॉमन हीप एरिया को एक्सेस करती है, शेयर करती है। देन हीप एंड स्टैक के अलावा हमारा जो नेक्स्ट मेमोरी एरिया आता है वो है पीसी रजिस्टर्स। पीसी रजिस्टर्स को हम प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स भी बोलते हैं और इनके अंदर हमारा स्टोर होता है इंफॉर्मेशन प्रोग्राम के रिलेटेड, यानी कि अब नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के लिए हम पीसी रजिस्टर्स को यूज करते हैं। देन हमारे पास आता है मेथड एरिया। मेथड एरिया में हमारे पास परमानेंट जनरेशन और मेटा स्पेस दो टर्म्स यूज होती है, लेकिन अभी हम डिटेल में समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और ये किस लिए हमारा यूज होता है। तो मेथड एरिया बेसिकली हमारा यूज होता है कांस्टेंट्स को स्टोर करने के लिए, या फिर जो हम स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की बात करते हैं वो हमारा हीप एरिया में नहीं स्टोर होता अभी के टाइम पे, वो हमारा स्टोर होता है मेथड एरिया में। तो और जो भी क्लास के मेटा डेटा है, जैसे कि क्लास का नाम, इंटरफेसेस के नेम या एनोटेशंस, वो सभी हमारी जो भी मेटा डेटा है हमारा, वो हमारा स्टोर होता है मेथड एरिया में। देन उसके बाद हमारे पास आता है नेटिव मेथड स्टैक्स। तो जितने भी हमारे नेटिव मेथड कॉल्स होते हैं, नेटिव मेथड कॉल्स मतलब जो भी हमारे मेथड्स सी और C++ या किसी और नेटिव लैंग्वेज में लिखे हैं, जिनको भी जावा यूज़ करती है या जावा लाइब्रेरीज यूज़ करती है, उन सब के लिए जो स्टैक्स यूज होते हैं वो है हमारे नेटिव मेथड स्टैक्स। तो ये वाले स्टैक्स हमारे डिफरेंट होते हैं मेन स्टैक से। तो नेटिव मेथड कॉल्स के लिए हमारा डिफरेंट स्टैक यूज होता है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मेमोरी एरियाज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ JVM। जो भी JVM हमने इंस्टॉल किया है, क्योंकि JVM भी हम डिफरेंट वेंडर्स के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा OpenJDK, देन वी हैव Oracle एंड देन वन हॉटस्पॉट। तो ये जो भी डिफरेंट JVM की कॉन्फ़िगरेशंस है, इनके अकॉर्डिंग हमारा और भी मेमोरी एरियाज हो सकते हैं, लेकिन ये जो 5 है वो कॉमन है, जो कि हर JVM में आपको मिलेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले बात करेंगे अपने मेमोरी एरिया हीप की। तो हीप के बारे में जैसे हमें पता है, हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जो भी हम न्यू कीवर्ड से बनाते हैं, वो सभी जाते हैं हमारे हीप एरिया में। उसके अलावा जितने भी हमारी API कॉल्स के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड जो भी हमारे काम होंगे, वो सभी हीप में बनेंगे। जो रैपिड क्लासेस है, इंटीजर्स एंड इंटीजर्स, डबल या क्लास लेवल ऑब्जेक्ट्स या फिर कलेक्शन, वो सभी हमारे बनेंगे हीप एरिया में। तो हीप जो है वो हमारी शेयर्ड मेमोरी है। जितने भी एप्लीकेशन के अंदर थ्रेड बनेंगे वो सभी एक कॉमन हीप एरिया को एक्सेस करेंगे। जो भी हमारे न्यू कीवर्ड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो सभी हमारे हीप में जाने वाले हैं। जो भी हमारे API फ्रेमवर्क से ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, जैसे हम स्प्रिंग बूट यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो हमारे बीन्स वगैरह बनते हैं, वो सभी हमारे हीप एरिया में स्टोर होते हैं। अब हमारा जो हीप एरिया है, ये भी हमारा आगे 2 एरियाज में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है हमारा यंग जनरेशन एंड सेकंड हमारा होता है ओल्ड जनरेशन। तो यंग जनरेशन, जैसे इसका नाम से क्लियर है, यंग जनरेशन में हमारे जितने भी हमारे न्यू ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, वो सारे हमारे यंग जनरेशन में स्टोर होते हैं। और यही जो यंग जनरेशन से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि गार्बेज कलेक्शन, मल्टीपल गार्बेज कलेक्शन रन होने के बाद भी सरवाइव कर जाते हैं, वो हम अपने ओल्ड जनरेशन में प्रमोट कर देते हैं। तो जो हमारा यंग जनरेशन है, इसके भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ईडन स्पेस एंड सर्वाइवर स्पेस। तो ईडन स्पेस में हमारे वो ऑब्जेक्ट्स जाते हैं। ईडन स्पेस हमारा एक बहुत ही स्मॉल एरिया होता है हीप में। तो जितने भी हम न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वो सबसे पहले हमारे ईडन स्पेस में रखे जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमने किसी मेथड कॉल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, तो अब जैसे ही वो मेथड एग्जिट होगा, हमारा वो ऑब्जेक्ट भी फ्री हो जाएगा जो हमने मेथड कॉल के अंदर बनाया है। तो उस केसेस में हमें उन ऑब्जेक्ट्स को
बहुत ही फ्रिक्वेंटली फ्री करना होता है। तो जो ये हमारा इडन स्पेस है, इसके ऊपर हम बहुत ही माइनर से बट बहुत ही फ्रीक्वेंट गार्बेज कलेक्शन करते हैं और इस एरिया से हम बहुत जल्दी हीप को कलेक्ट करते रहते हैं फ्रेश मेमोरी में। ओके, एंड देन उसके बाद हमारा आता है सर्वाइवर स्पेस। तो ईडन स्पेस में मल्टीपल माइनर गार्बेज कलेक्शन के बाद जो ऑब्जेक्ट्स बच जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम क्लेम नहीं कर पाते, जो अभी फ्री नहीं हुए, वो हमारे प्रमोट हो जाते हैं सर्वाइवर स्पेस में। यानी कि जो ईडन स्पेस से बच गए, जिनको गार्बेज कलेक्ट नहीं कर पाए हम, वो हमारे सर्वाइवर स्पेस में चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ओल्ड जनरेशन। ओल्ड जनरेशन में वो हमारे ऑब्जेक्ट्स जाएंगे जो सर्वाइवर स्पेस से भी बच गए, क्योंकि ईडन स्पेस पे हम ज़्यादा फ्रिक्वेंटली गार्बेज कलेक्शन करेंगे, सर्वाइवर स्पेस पे हम उससे कम गार्बेज कलेक्शन करते हैं, थोड़े टाइम गैप बाद गार्बेज कलेक्शन करेंगे सर्वाइवर स्पेस पे। लेकिन जब उसके बाद भी हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स बच गए जो कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं मेमोरी में, जिनकी हमारी एप्लीकेशन को ज़रूरत है, जिनको हम क्लेम नहीं कर सकते, वो हमारे प्रमोट हो जाते हैं ओल्ड जनरेशन में। और जो ओल्ड जनरेशन का हमारा मेमोरी एरिया है, ये काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू यंग जनरेशन, और इसके ऊपर जो हम गार्बेज कलेक्शन करते हैं वो काफ़ी इनफ्रीक्वेंट होता है और काफ़ी टाइम बाद करते हैं हम। तो जब भी ओल्ड जनरेशन पे और गार्बेज कलेक्शन होता है तो इससे हमारी काफ़ी मेमोरी फ्री होती है, क्योंकि ये जो लॉन्ग लिव हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो जब भी फ्री होंगे तो हमारी काफ़ी स्पेस फ्री होता है ओल्ड जनरेशन से। उसके बाद हमारा आता है स्टैक। स्टैक में हम जितने भी हमारे मेथड इन्वोकेशंस हैं और जो भी उनके लोकल वेरिएबल्स हैं, उन सब का डेटा हम स्टोर करते हैं अपने स्टैक में। हमारा जितने भी थ्रेड बनेंगे एप्लीकेशन में, सभी का एक अपना अलग स्टैक होगा। तो एक एप्लीकेशन में मल्टीपल स्टैक हमारे हो सकते हैं। जब भी हमारा कोई नया मेथड कॉल होता है तो हमारे स्टैक पे एक नया फ्रेम पुश हो जाता है, जो कि उस मेथड के वेरिएबल्स को, उस मेथड के डेटा को होल्ड करता है। लोकल वेरिएबल्स, उस मेथड के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज, वो सभी हम उस स्टैक फ्रेम में सेव करते हैं। एंड जब भी वो मेथड हमारा कंप्लीट हो जाता है, वो फ्रेम को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो मेमोरी हमारी फ्री हो जाती है। हमारे जो जितने भी फ्रेम हैं उनका अपना एक एरे होता है, जिसके अंदर हम उस मेथड के लिए लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, उसके जो भी ऑपरेंड होते हैं उस मेथड में, और जो भी हमारे डेटा होता है उस मेथड कॉल का, वो सभी हम इस फ्रेम में स्टोर करते हैं। तो यानी एक फ्रेम हमारा, एक मेथड के लिए एक फ्रेम बना, और वो फ्रेम हमारा 3 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं: लोकल वेरिएबल एरे, ऑपरेंड स्टैक एंड फ्रेम डेटा। और जो ये साइज होता है हमारा LVA, OS एंड FD का, वो कंपाइल टाइम पे डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि जितना भी हमने डेटा टाइप्स का साइज डिफाइन किया होगा उस हिसाब से हमारा वो मेमोरी एलोकेट हो जाएगा कंपाइल होने के बाद कोड का। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट एरिया जो है परमानेंट जनरेशन और मेटा स्पेस, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो मेनली जो ये हमारा एरिया है, मेथड एरिया हम इसको बोलते हैं, लेकिन परमानेंट जनरेशन इसका नाम था अंटिल जावा 7 एंड जावा 8 के बाद अब हम इसको मेटा स्पेस बोलते हैं। परमानेंट जनरेशन और या फिर मेथड एरिया हमारा पहले हीप के अंदर ही एक फिक्स साइज का एक एरिया होता था, जिसके अंदर हम क्लास का मेटा डेटा, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल या फिर अदर मेटा डेटा को हम स्टोर करते थे। तो फ़र्क क्या था कि पहले वो हमारा फिक्स साइज था और हीप के अंदर एक पार्ट होता था। तो तब उस टाइम पे वो गार्बेज कलेक्शन के थ्रू हमें इशू आता था उसमें, क्योंकि जब भी हम गार्बेज कलेक्शन करते थे तो उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि अभी फ्री नहीं हुए हैं, वो भी हम उनको क्लेम नहीं कर पाते थे, और ये एरिया हमारा बहुत जल्दी फिल हो जाता था। तो उस टाइम पे अंटिल जावा 7 हमारी एप्लीकेशंस एक एरर भी फेस करती थी रिलेटेड टू परमानेंट जनरेशन, कि हमारा जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, कुछ एक स्पेसिफिक हमारा एरर होता था जो हम उस केस में फेस करते थे। लेकिन जावा 8 में हमने वो प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया। अब हमने परमानेंट जनरेशन या फिर मेथड एरिया को हीप से निकालकर उसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर अलग से मेमोरी असाइन कर दी नेटिव मेमोरी से,
और ये वाला हमारा जो एरिया है इसके लिए अब अलग से गार्बेज कलेक्शन रन होता है, इसको हीप वाले गार्बेज कलेक्शन के साथ हम मर्ज नहीं करते। तो इसके अंदर हम पहले ये देख लेते हैं हम डेटा कौन सा स्टोर करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर क्लास मेटा डेटा स्टोर करते हैं। तो मेथड एरिया एक टर्म है जिसको हम पहले परमानेंट जनरेशन भी बोलते थे या फिर अब हम उसे मेटा स्पेस भी बोलते हैं। मेन जो हमारा एरिया है वो है मेथड एरिया। तो मेथड एरिया में हमारा डेटा स्टोर होता है क्लास का मेटा डेटा, क्लास के जो भी क्लास नेम होगा, उसके मेथड के सिग्नेचर्स होंगे, फील्ड के डिस्क्रिप्टर्स या फिर कांस्टेंट पूल्स। उसके बाद इंटर्न स्ट्रिंग्स, जितने भी हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का जो कंसेप्ट हमें पता है कि जितने भी हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं वो एक अलग कांस्टेंट पूल में जाते हैं, तो वो हमारा कांस्टेंट पूल होता है मेथड एरिया के अंदर। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल हमारा हीप में नहीं होता, अलग से एक मेथड एरिया होता है, उस मेमोरी के अंदर हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कांस्टेंट पूल, यानी कि जो भी हम अदर कांस्टेंट्स डिफाइन करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर, फाइनल स्टैटिक वेरिएबल्स, वो सब भी हमारे इस कांस्टेंट पूल के अंदर जाते हैं। देन डायनेमिक क्लास लोडिंग, जो भी डायनेमिकली हमारी क्लासेस लोड होती हैं उन सब का मेटा डेटा, वो सब भी हम मेथड एरिया के अंदर स्टोर करते हैं मेमोरी को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि परमानेंट जनरेशन था हमारा अंटिल जावा 7, उसके बाद इसका नाम अब हमने कर दिया है मेटा स्पेस जावा 8 के बाद से। परमानेंट जनरेशन हमारा फिक्स साइज का एक जेवीएम हीप के अंदर एरिया था, जबकि हमारा मेटा स्पेस जो है वो डायनेमिक एरिया है और जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम की नेटिव मेमोरी से असाइन करते हैं। डायनेमिक मेमोरी एरिया से हमारा मतलब है कि अब हमारी एप्लीकेशन को जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी मेमोरी हम असाइन कर सकते हैं रन टाइम पे। पहले मान लो अगर 1 GB असाइन हुआ, लेकिन अब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो अब वो 1 GB एक्सटेंड कर सकता है एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन परमानेंट जनरेशन में ये फैसिलिटी नहीं थी, वहाँ हमें इशू आता था कि हमारा आउट ऑफ मेमोरी एप्लीकेशन जा रहा। उसके बाद हमारा आता है गार्बेज कलेक्शन का क्या इम्पैक्ट था। तो जो जेवीएम के ओल्डर वर्जन थे परमानेंट जनरेशन वाले, उसमें जो क्लास का मेटा डेटा एंड इंटर्न स्ट्रिंग थे वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल थे क्योंकि वो हीप में थे हमारा वो एरिया। तो उस टाइम पे हमारा कई बार हमें इशू आ जाता था कि जब वो परमानेंट जनरेशन हमारा फिल हो गया, लेकिन उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी यूज़ हो रहे हैं। तो उस टाइम पे हमें वही आउट ऑफ मेमोरी का एरर था, लेकिन अभी मेटा स्पेस का जो गार्बेज कलेक्शन है वो सेपरेटली परफॉर्म होगा और हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम जावा 8 परमानेंट जनरेशन वाज डेप्रिकेटेड। परमानेंट जनरेशन अब हमारी टर्म यूज नहीं होती, ये रिप्लेस हो गई है मेटा स्पेस से। और मेटा स्पेस जो है वो हमारा एक मोर एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन है फॉर मैनेजिंग क्लास मेटा डेटा एंड रिलेटेड डेटा। उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी एरिया जो हमारे पास आता है वो है पीसी रजिस्टर्स। तो पीसी रजिस्टर्स हमारे प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स हैं जो कि हमारा एड्रेस कंटेन करते हैं कि करंटली कौन सी हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है सभी थ्रेड के लिए, एंड देन ये जो नेक्स्ट हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका भी ट्रैक रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेटिव मेथड स्टैक्स। नेटिव मेथड स्टैक्स आर यूज्ड टू स्टोर नेटिव मेथड इन्वोकेशंस एंड देयर लोकल वेरिएबल्स। तो नेटिव मेथड्स हमारे जो भी इन्वोक होते हैं जो कि C या C++ लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, क्योंकि जावा में ऐसे बहुत से नेटिव मेथड यूज़ होते हैं, नेटिव लाइब्रेरीज हैं, तो उन मेथड इन्वोकेशंस के लिए हमारे यूज़ होते हैं नेटिव मेथड स्टैक्स। These stacks are separate from Java stacks and are used when calling native method implemented in language such as C or C++. Thread-specific memory. Each thread in JVM has its own native method stack. यानी कि जितने भी थ्रेड हैं अगर उनके अंदर कोई नेटिव मेथड कॉल हो रहा है तो उसका अलग से एक नेटिव मेथड स्टैक हमारा बनेगा। तो अब हम बात करते हैं समरी की
समरी में हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हमने आज क्या स्टडी करा है। तो हमारा JVM का मेमोरी आर्किटेक्चर कुछ इस तरह होता है कि एक हमारे पास है मेथड एरिया, जिसे हम पहले परमानेंट जनरेशन के नाम से जानते थे और अब हम इसे मेटा स्पेस बोलते हैं। देन हमारे पास है हीप एरिया। हीप एरिया भी हमारा फर्दर डिवाइड है यंग जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन में। यंग जनरेशन में हमारे पास है इडन स्पेस एंड देन सर्वाइवर स्पेस। जो न्यू ऑब्जेक्ट्स हैं वो सबसे पहले इडन स्पेस में जाएंगे, जब वो सर्वाइव कर जाएंगे कुछ गार्बेज कलेक्शंस को तो वो सर्वाइवर स्पेस में चले जाएंगे। एंड अगेन अगर वो काफ़ी सर्वाइवर स्पेस भी सर्वाइव कर जाएंगे तो वो ओल्ड जनरेशन हमारे स्पेस में चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है स्टैक एरिया। स्टैक एरिया हमारा होता है पर थ्रेड एग्जीक्यूशन। जितने भी हमारे मेथड एग्जीक्यूट होंगे सारी इंफॉर्मेशन हमारी इन्हीं स्टैक्स पे रखी जाएगी। ये पर थ्रेड एक स्टैक हमारा बनेगा, तो एक एप्लीकेशन में मल्टीपल थ्रेड्स हमारे होंगे। स्टैक्स के ऊपर हर मेथड इन्वोकेशन के लिए हमारा एक फ्रेम बनता है। उस फ्रेम के अंदर हम लोकल वेरिएबल एरे रखते हैं और उसके जितने भी हमारे फ्रेम डेटा है एंड देन हमारे पास उसके जो भी ऑपरेंड्स हैं मेथड कॉल के वो सब हम उस फ्रेम में स्टोर करते हैं। जैसे ही मेथड एग्जीक्यूशन खत्म होगा फ्रेम हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड मेमोरी हमारी क्लेम हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं PC रजिस्टर्स, जिसके अंदर हम करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन एंड नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं। देन हमारे पास आता है नेटिव मेथड स्टैक, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन सा जो भी हमारे नेटिव मेथड कॉल्स हैं जो कि C++ में लिखे हुए हैं वो सब या किसी और लैंग्वेज में लिखे हुए हैं उन सब की एग्जीक्यूशन के लिए हमारे यूज़ होते हैं नेटिव मेथड स्टैक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे। कमांड्स के साथ हम देखेंगे कि किस एरिया को कितनी मेमोरी असाइन है और एक एप्लीकेशन में आपको रन करके दिखाऊंगी कि वो कितनी मेमोरी हमारी एक्चुअल में ले रही है। उसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर दूँ तो वो मेमोरी कैसे डिक्रीज हो जाएगी और कैसे एक एप्लीकेशन का हम हीप साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।